हेलो बच्चों। आपकी किस्मत केवल आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत आपको चौंका देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? यार आखिरी चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसलिए वन शॉट लेके आया हूं। पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस भी करेंगे। थ्योरी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही प्यारा चैप्टर है। कुछ भी फॉर्मूले याद रखने का चैप्टर नहीं है, केवल दिमाग को चलाने का बहुत आसान सा चैप्टर है। सारी बातें ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर इसी क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो सारी चीजें बता ही दूंगा। हेडिंग डाल लो प्रोबेबिलिटी, लेक्चर नंबर 1 और यही आखिरी लेक्चर है। तो प्रोबेबिलिटी इन वन शॉट, चैप्टर नंबर 15। हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स का सफर काफी शानदार रहा और ये लास्ट लेक्चर पे आ गए अपन। ये उड़ान का लास्ट लेक्चर नहीं है, जो हमारी सीरीज थी रेगुलर वाली उसका लास्ट लेक्चर है। उसके बाद अभी तो वन शॉट और भी लेके आने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम तक काफी कमाल धमाल मचाना है। तैयार हो ना यार? मुस्कुराते हुए बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो। जो चीज़ें बता दी है ना वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, उसको अच्छे से कर लिया, उसको अच्छे से देख लिया, समझ लिया, मचा दोगे। तो बस मचाना ही तो है, 80 आउट ऑफ 80 तो लाना है। हलवा है ये तो टारगेट, क्योंकि इतना पढ़ लिया है, इसको तो यूं ही क्रैक कर देंगे। तो शुरू करें प्रोबेबिलिटी। आ जाओ भाई। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यार प्रोबेबिलिटी होती क्या है। यार मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक एग्जांपल से समझ, उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने शब्द का यूज किया पॉसिबल आउटकम, मतलब क्या चीज पॉसिबल है। मैंने एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कभी कॉइन अनबायस्ड है, मतलब कोई भी बायस्ड कॉइन नहीं है। अब शोले पिक्चर का कॉइन लिया होगे, जो अमिताभ बच्चन जिससे टॉस करता था, पता नहीं कितने बच्चों ने शोले देखी होगी, उस कॉइन में दोनों तरफ हेड था, है ना। तो अनबायस्ड मतलब जो कोई भी बायस्ड कॉइन नहीं है, बिल्कुल जो बैंक से निकला है और उसमें दोनों हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ओके, वैसे कॉइन को कभी तुम उछालोगे तो दो ही पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो क्या है, 50%, कि भाई 1/2 प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, 1/2 प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। अब ये निकाला कैसे? तो प्रोबेबिलिटी क्या है? ये न्यूमेरिकली एक ऐसा डेटा है जो अपने को सर्टेनिटी बताता है ऑकरेंस ऑफ द इवेंट की। मतलब कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी सर्टेनिटी न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम पता कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्यारा सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, uncertainty नहीं, the degree of certainty of the occurrence of the event। कि यार कोई इवेंट की सर्टेनिटी क्या है कि ये इवेंट होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, समझ में आई होगी बातें। एग्जाम्पल के थ्रू और भी बातें करेंगे। अब जैसे डाई, लूडो खेला होगा तो डाइस आपने ऐसे रोल किया होगा, है ना। तो जब भी आप कोई डाइस को रोल करते हो तो उसमें आपको पता है या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ये 6 नंबर की ऑकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। मतलब हर एक नंबर की जो पॉसिबल है कि यार ये नंबर अपने डाइस पे आ जाए, उसकी चांसेस बराबर है। एक नंबर भी 1/6 टाइम्स, मतलब बेसिकली 1/6 उनकी न्यूमेरिकली वैल्यू है कि वो इवेंट होगा। ओके, कि डाइस पे 1 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यार निकाला कैसे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, लिख लो।
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यार इसको समझना जरा ध्यान से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, ये तो प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन हो गई कि भैया प्रोबेबिलिटी होता है न्यूमेरिकली मेजर करता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। अब इसमें कुछ जनरल टर्म्स होती जो अपने को दिमाग में पता होनी चाहिए कि यार ये टर्म कभी आती है तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहली आती है एक्सपेरिमेंट। अब ये तुम्हारा फिजिक्स वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है ना। ये एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है समझना, कि मैंने किसी कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पे ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने किसी डाइस को रोल किया तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, कोई भी ऑपरेशन में कर रहा हूं, मैं बैग में से बॉल पिक कर रहा हूं तो ये भी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। मतलब मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं जिसके कुछ पॉसिबल आउटकम्स है, सर्टेन पॉसिबल आउटकम्स है, वो एक्टिविटी मेरी कहलाएगी एक्सपेरिमेंट। समझ में आया, मजा आया? तो एक्सपेरिमेंट मतलब समझ गए कि मैं कोई सी भी, जैसे मैं मानो एक वेल शफल्ड डेक है कार्ड का, पत्ते खेले हैं, पत्ते खेले, कभी पत्ते खेले हैं तो ये चैप्टर आसान लगेगा, और पत्ते नहीं खेले मतलब आप लोगों ने कार्ड से कभी नहीं खेला है ना, तो ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, बाकी वो भी मैं सिखा दूंगा। तो जब अपन, आपको पता है ताश में 52 पत्ते होते हैं, है ना। अब 52 कार्ड्स होते हैं ताश में, तो उन 52 कार्ड में से मेरे को कभी एक कार्ड को ड्रॉ करना है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो वेल डिफाइंड है। मेरे को पता है ताश में 52 पत्ते होते हैं और वो 52 पत्ते मेरे दिमाग में कि कौन कौन से होते हैं, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो मेरे को पता है कि यार ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो 52 केसेस है। तो कभी मैं कोई एक पत्ता उस 52 पत्तों में से निकाल रहा हूं, कि मानो मेरे को हुक्म का इक्का निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हुक्म मतलब स्पेड, ओके, और एस मतलब ब्लैक कलर का होता है हुक्म, ओके, स्पेड, उसमें क्या चाहिए, एस, एस इक्के को एस बोलते हैं। ठीक, तो अब मेरे को स्पेड का एस निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल 52 कार्ड से एक ही पत्ता ऐसा है ना हुक्म का एक का, तो 1/52 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। एक्सपेरिमेंट क्या है कि भैया मैं पत्ता निकाल रहा हूं, तो ये मैंने एक एक्टिविटी करी जिसके आउटकम्स क्या है, वेल डिफाइंड है। कभी आउटकम्स वेल डिफाइंड नहीं होते तो मैं उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कहता। तो एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, इट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। आई होप ये बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, भाई कोई भी चीज है, जैसे कि कॉइन टॉस कर दिया, है ना, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। अभी जो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, दे ऑल आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो सारे पॉसिबल आउटकम तो पता है, पर क्या आएगा उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के वक्त वो मुझे नहीं पता। मैंने कॉइन टॉस किया, मेरे को पता है हेड आएगा या टेल आएगा, पर उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं नहीं बता सकता हूं कि हेड है या टेल है, जब तक आएगा नहीं। तो यहां पे यही लिखा है, इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। कि यार आप एडवांस में कॉइन को उछालने के पहले ही बता दो कि इसमें ये आने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी मैं ट्रायल वर्ड का यूज करूं, इसका मतलब है कि वी आर परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप ये वाली बात भी सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। नोट कर लो कुछ एग्जाम्पल है, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, रोलिंग एन अनबायस्ड डाई, drawing a card from a pack of well shuffled card, picking up a ball from a bag of balls of different color। कोई बैग है, अलग अलग रंग की बॉल है, अब मेरे को अलग अलग रंग की बॉल्स है ना, मैंने जब डाली बैग में मेरे को पता था ये रंग की है, पर मैं एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट जब निकालूंगा तो मेरे को नहीं पता, कोई सी भी बॉल निकल सकती है ना रैंडमली, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे इसको।
ठीक है, कि आपको पता है सारे पॉसिबल आउटकम्स, पर उस समय एग्जैक्ट आउटकम जो आने वाला है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एडवांस में, तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, उसी को ट्रायल भी बोल सकते हैं। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ सैंपल स्पेस, इसको समझना है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से चीजों को समझना। अब जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया है ना, उसकी मेरे को सैंपल स्पेस लिखनी। सैंपल स्पेस मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, सैंपल स्पेस ऑफ अ एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो यार, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं। अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को मैंने टॉस किया, ठीक है, क्या सैंपल स्पेस बनेगी? तो देखो सैंपल स्पेस बनाते हैं। जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस बनेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हेड या टेल, ये दो ही आउटकम पॉसिबल है, तो मैंने वो दोनों आउटकम को लिख लिया। उसका जो सेट होता है, सेट को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, 11th में पढ़ोगे, अभी के लिए बस दिमाग में रखो कर्ली ब्रैकेट में विद द कॉमा, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। ओके, तो इस सैंपल स्पेस में जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या थे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों को अपन ने लिख दिया और डब्बे में कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया। ये इसकी सैंपल स्पेस हो गई। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट बनता है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। टू कॉइन्स आर टॉस्ड। यार इसका है ना, वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक में सैंपल स्पेस लिखो। दो कॉइन को मैंने उचका दिया, दो कॉइन को एक साथ मैंने उचका दिया, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? तो देखो, पहले कॉइन में हेड आ गया, दूसरे कॉइन में भी हेड आ गया। पहले कॉइन में हेड है, दूसरे कॉइन में टेल है। पहले कॉइन में टेल है, दूसरे कॉइन में हेड है, या दोनों कॉइन में टेल टेल आ गया। तो जब मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो उस केस में मेरी सैंपल स्पेस क्या बनेगी प्यारे बच्चों? कितने एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में? समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले कॉइन में हेड आ गया, ओके, दूसरे कॉइन में भी हेड आ गया। पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल। पहले कॉइन में टेल, हेड या टेल टेल। प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई, ये सैंपल स्पेस बन गई। मैंने एक डाई को रोल किया, एक डाई को रोल किया तो क्या बनेगी सैंपल स्पेस? बताओ यार जरा। थर्ड एग्जांपल, अ डाई इज रोल्ड। ओके, सिंगुलर लिखना है, एक ही डाई कर रहा है, एक डाई। तो सैंपल स्पेस बताओ क्या आएगी? कितने एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। भाई यही, कभी कोई डाइस को आप रोल करोगे तो यही पॉसिबल आउटकम है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। सारी बात समझ में आ गई? तो सैंपल स्पेस होता है ऑल पॉसिबल आउटकम का एक सेट। ऑल पॉसिबल आउटकम का एक सेट। सेट से कंफ्यूज मत होना, सेट कुछ भी नहीं, अभी के लिए समझो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। हर एक एलिमेंट सेपरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ये अपन 11th में बहुत आराम से पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है पहला। अभी के लिए इतना समझना था, बढ़े आगे। सैंपल स्पेस में कोई कंफ्यूजन? एक्सपेरिमेंट में कोई कंफ्यूजन? रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई कंफ्यूजन? हाँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कि भाई तुमको पता तो है सारे आउटकम, पर उस पर्टिकुलर आउटकम को तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तुम्हारा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या? तुम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके तुमको आउटकम्स पता है, ओके, तो वो ऑपरेशन तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, आउटकम मतलब बेसिकली रिजल्ट। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये आउटकम क्या कर रहे हो, अरे बेटा रिजल्ट ही होता है आउटकम का मतलब, ठीक है। अब ऑल यू नीड टू नो अबाउट कार्ड्स, पत्तों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ना कार्ड्स पे क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन बच्चों ने कार्ड्स नहीं खेले हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्ड्स में देखो टोटल कार्ड्स होते हैं, पहले मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ फिर इस पे आता हूँ, है ना, तो तुम लोगों को आसानी होगी।
टोटल आपके पास होते हैं 52 कार्ड्स। ओके, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। वो डिवाइड होते 4 सूट में। ओके, वो डिवाइड होते 4 सूट में। वो डिवाइड होते हैं 4 सूट में। ओके, 4 सूट कौन कौन से हैं? पहला मान लो स्पेड है, क्लब है, हार्ट है। ओके, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। 52 पत्ते डिवाइड हुए 4 सूट में। चारों सूट के नाम अपने दिमाग में होने चाहिए, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। स्पेड और क्लब, ये जो दो है, ये जो दो है ना, ये जो 2 सूट है, ये 2 सूट आपके ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, और ये जो 2 सूट हैं, ये आपके रेड कलर के होते हैं। ये 2 सूट आपके ब्लैक कलर के होते हैं, और ये जो 2 सूट हैं, ये आपके रेड कलर के होते हैं। मतलब यार अपने को पता लग गया कि 52 कार्ड थे, 4 सूट में डिवाइड हो गए, तो हर सूट में कितने पत्ते आएंगे? 13 पत्ते। मतलब कार्ड ही होता है ना, कंफ्यूज मत होना। क्लब में भी 13, हार्ट में भी 13 और डायमंड में भी 13। तो रेड कलर के कितने कार्ड हो जाएंगे? 13 + 13 दैट इज 26 रेड कलर कार्ड एंड 26 ब्लैक कलर कार्ड। ये तो ऊपर का ओवरव्यू हो गया कार्ड्स का, कि कार्ड में टोटल 52 होते हैं। मतलब जो आपकी ताश है वो 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स को 4 सूट में डिवाइड किया, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। स्पेड जो है उसमें 13 पत्ते होते, क्लब में भी 13 होते, हार्ट में भी 13 होते और डायमंड में भी 13 होते। हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं और क्लब और स्पेड आपके ब्लैक कलर के होते हैं। इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें पता है क्या होता है, 1 से लेके 13 तक है ना, तो 1 से लेके 10 तक तो इस तरीके से चलता है, जो वन नंबरिंग होती है। जैसे अब ये 13 पत्ते हैं स्पेड के, है ना, तो इसमें नंबरिंग कैसी होती है? जो 1 होता है ना, 1 उसको एस बोलते हैं, जो कि इक्का होता है। 2 को 2 से ही लिखते हैं, 3, 4, 5 और 10 तक तो ऐसे ही होते हैं, ठीक। मतलब 10 कार्ड ये हो गए, और बाकी के जो 3 होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। 3 फेस कार्ड स्पेड में होंगे, 3 फेस कार्ड क्लब में होंगे, 3 फेस कार्ड हार्ट में होंगे और 3 फेस कार्ड डायमंड में होंगे। समझा रहा हूं सारी बातें। 13 पत्ते हैं, है ना, 13 पत्ते हैं। तो जो 1 से लेके 10 तक है उसमें जो एक को क्या मतलब, इक्के को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ना, पत्तों में सुना होगा कि यार इक्का आ गया मतलब किस्मत है ना बदल गई। तो वो जो इक्का है उसको एस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एस। बाकी तो नंबरिंग है। जो 11, 12, 13 है वो फेस कार्ड होते हैं। वो फेस कार्ड आपके 3 फेस कार्ड इधर आ जाएंगे, 3 फेस कार्ड इन स्पेड, 3 इन क्लब, 3 इन हार्ट एंड 3 इन डायमंड। बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं ये चारों सूट, बस इनके कलर अलग होते हैं। कलर तो 2 के सेम होते हैं, है ना, मतलब कलर 2 ब्लैक कलर के होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं, पर बाकी जो पत्ते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं 13। मतलब इक्का इधर भी होगा, इक्का इधर भी होगा, इक्का इधर भी होगा, इक्का इधर भी होगा, 2 नंबर 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 इधर भी होगा, 3 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 नंबर इधर भी होगा। तो थोड़ा सा इमेजिन करो। इमेजिन करने के लिए ये डायग्राम बना हुआ है, इसको बोलते पता है क्या है? स्पेड। दिस इज योर स्पेड, दिस इज योर क्लब। ये दिल के शेप का इसलिए हार्ट, और ये डायमंड के शेप का इसलिए डायमंड। हार्ट एंड डायमंड दे बोथ आर रेड इन कलर, दिख रहे रेड। स्पेड और क्लब दे बोथ आर इन ब्लैक कलर।
तो 13 होते हैं ये स्पेड, 13 होता है क्लब, 13 होते हैं हार्ट और 13 होते हैं डायमंड। अब क्या क्या लिखा है, इतनी बातें कभी अपने को समझ में आ गई तो अब पूरी बातें समझो क्या क्या है। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करना है, तो अब ये जो डेक है, जो ताश है ना, उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, ये अपने दिमाग में आ गया। 52 कार्ड है, 4 सूट में डिवाइड हुआ तो हर सूट को कितने पत्ते मिले, 13 13 13 13। इट हैज 13 कार्ड ईच ऑफ 4 सूट्स, नेमली स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। द कार्ड ऑफ स्पेड एंड क्लब दे बोथ आर इन ब्लैक कलर, तो 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए। सब चीजें लिखते चलो तो मजा आता रहेगा। और 26 रेड कलर कार्ड्स हो गए। बस, बाकी तो यार ये 9th में पढ़ा ही होगा, है ना, तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अगला, ये जो 3 होते हैं फेस कार्ड होते हैं। अब ये देखो, डायमंड का किंग बना हुआ है, ये काय का क्वीन है, स्पेड का, क्योंकि ब्लैक में ऐसा हार्ड टाइप है तो ये स्पेड हो गया, ये डायमंड का जैक है। ओके, तो ये क्या है, डायमंड किंग। एक जैक को नेव्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये इसका ही नाम है। ओके, ये डायमंड का किंग है, ये स्पेड की क्वीन है। तो क्वीन, टोटल क्वीन कितनी होती है ताश में, चारों सूट में, मतलब स्पेड में एक क्वीन होगी, एक डायमंड में क्वीन होगी, एक क्लब में क्वीन होगी और एक हार्ट में क्वीन होगी। इसी तरीके से टोटल किंग कितने हैं, पूरे डेक ऑफ 52 कार्ड में 4 किंग होते हैं। एक स्पेड में किंग होगा, एक डायमंड में किंग होगा, एक हार्ट में होगा और एक क्लब में होगा। जैक भी उसी तरीके से 4। तो टोटल फेस कार्ड कभी तुमसे कोई पूछे तो ये फेस है ना, ये फेस दिख रहा है इनका, तो इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे भाई, 4 इसमें, 4 किंग है, चारों सूट मिला के 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, तो टोटल 12 हो गए ना, टोटल 12 फेस कार्ड। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। कर लो नोट आराम आराम से, है ना। अब पढ़ते हैं आगे। कार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। सारी आउटकम ले लो या कुछ आउटकम का जो कलेक्शन है उसको इवेंट बोलते हैं। जैसे मानो मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, तो मेरी सैंपल स्पेस क्या बनी थी, जब मैंने 2 कॉइन को टॉस किया था तो मेरी सैंपल स्पेस, कभी आपको याद हो तो पहले कॉइन में हेड है ना, और दूसरे कॉइन में भी हेड ही आ गया। एक साइड ये बना था, पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में मानो टेल आ गया, एक ये बना है ना, पहले कॉइन में मानो टेल आ गया, दूसरे कॉइन में हेड आ गया और दोनों में टेल आ गया। ये मेरे 4 आउटकम्स बने थे, है ना। जब मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो ये 4 आउटकम्स पॉसिबल थे, सारे आउटकम सैंपल स्पेस में आ गए। इवेंट क्या है, मैंने कर दिया एक इवेंट डिफाइन कि यार बताओ एटलीस्ट 1 हेड वाले केसेस, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो मैंने एक इवेंट डिफाइन किया ई, है ना। अब वो इवेंट ई में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए जब मैं 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं। ये पूरा एग्जांपल अपन ने किसका लिया है, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अब इवेंट अपन ने डिफाइन किया एटलीस्ट 1 हेड वाला। तो यार एटलीस्ट 1 हेड वाला ई इवेंट में देखो तुम, ये वाला केस ले लूंगा मैं HH, है ना, फिर HT, फिर TH, और ये TT नहीं ले सकता क्योंकि कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो ये, तो सम ऑफ द आउटकम इसमें आ गए। कभी कभार ऐसा होता है कि एटलीस्ट 0 हेड कभी लिखा हुआ होता है, कि मतलब क्या, कम से कम कोई सा भी हेड ना हो, है ना, तो सारी आ जाए, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से इन थ्रोइंग अ कॉइन H इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड।
Suppose we throw 2 coins simultaneously and let E be the event of getting at least one head, then E contains this element. तो event क्या हो गया? Collection of all or sum of the possible outcomes. That is called event. अब event के types होते हैं, है ना? event के types होते हैं, क्योंकि event का ही खेल है, इवेंट का ही खेल है उसमें पूरे चैप्टर में तुमको इवेंट लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे आ जाएंगे अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक, तो अब कभी कोई तुमसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी निकालो वन हेड की, प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट वन हेड की, तो क्या करते? जब प्रोबेबिलिटी तुमसे बोला एटलीस्ट वन हेड की, तो जो इवेंट बना एटलीस्ट वन हेड वाला, उसमें कितने एलिमेंट है? 3। टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 4। तो एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाती 3/4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एटलीस्ट वन हेड वाला अपना फेवरेबल आउटकम है, उसमें 3 एलिमेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 4, जो कि सैंपल स्पेस में तो टोटल आउटकम्स लिखाते हैं, जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम है वो पूरे सैंपल स्पेस में लिखाते हैं। तो डिवाइड कर दिया अपन ने टोटल आउटकम से, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, दिख रहा है पीई, इसको अच्छे से लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी 3/4, और वो इवेंट क्या था? वो था एटलीस्ट वन हेड वाला, एटलीस्ट वन हेड। चमका? मजा आया? यार बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बढ़ते हैं आगे। इक्वली लाइकली इवेंट, नाम से समझ में आ रहा है, इक्वली लाइकली इवेंट, ऐसे इवेंट जिनके आने की संभावना बराबर हो। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना बराबर है, तो ये दोनों इवेंट गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ टेल, दे बोथ आर इक्वली लाइकली इवेंट। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। डेफिनेशन पे ध्यान दो, अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन प्रेफरेंस टू अदर्स। मतलब यार कोई भी किसी दूसरे की प्रेफरेंस में ना आ जाए, समझ पा रहे हो? कि जैसे वो शोले वाला कॉइन था ना, जिसमें हेड ही आता था, टेल कभी आता ही नहीं था, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, उसमें तो दोनों बार में टेल मतलब हेड ही आएगा, क्योंकि हेड ही था उस कॉइन में, टेल जैसी चीज ही नहीं। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? वो इवेंट जो किसी और को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में, पर दोनों की आने की संभावना बराबर सी है। जैसे एग्जांपल देखो, कभी मैंने एक अनबायस्ड डाई को रोल किया, ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू ऑकर। भाई मैंने कोई डाई सब समझते हो ना, लूडो तो सबने खेला होगा, है ना? ये डाई को मैंने रोल किया, तो हर नंबर की आने की संभावना तो बराबर सी है, तो इस इवेंट को, कोई से भी नंबर के आने की संभावना को हम कह सकते हैं कि यार ऐसे इवेंट हमारे इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे। ओके, दैट अ पर्टिकुलर फेस occurs most of 10, however die is so formed that a particular phase occurs most of times ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, मोस्ट ऑफ। अब ये कह रहे हैं कि कभी ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू ऑकर, यहां तक समझ में आ गया। अब मानो कि मैंने डाइस को ऐसा डिजाइन करा कि उसमें 2 ही 2 आता है, हाँ मैंने इतना मटेरियल भर दिया कि 2 ही 2 आ रहा है, मतलब मैंने क्या डाइस के साथ छिड़कानी कर दी और मानो उसमें 2 ही आ रहा है हर बार। तो ऐसे डाइस जिसको जितनी बार भी तुम रोल करोगे हर बार 2 आ रहा है, तो फिर वो केस में क्या होगा? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होंगे। यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ हाउएवर अ डाइस सो फॉर्म्ड, ऐसा डाइस बना दिया कि पर्टिकुलर फेस ऑकर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यहां पे टाइम्स कर लो, ऑकर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देन द डाई इज बायस्ड। भाई ये तो भेदभाव हो गया ना, भाई 2 को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है बाकी के कंपैरिजन में। तो ऐसे में जब किसी एक
इवेंट को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाए किसी और के कंपैरिजन में, तो फिर वो इक्वली लाइकली में नहीं आएंगे। कि अपन ने डाई ऐसा बना दिया कि उसमें 2 ही आता है, हाँ मटेरियल कुछ इस तरीके से भरा। अब जैसे डाइस तो पूरा इक्वली हर तरफ से इक्वल रहता है, तो जैसे भी रोल करोगे कुछ भी आ सकता है। पर कभी मैंने उसको किसी तरफ से मोटा बना दिया, किसी तरफ से भारी बना दिया, तो रोल करोगे तो वो एक पर्टिकुलर नंबर ही आपको दे रहा है। तो उस केस में आपका जो डाइस है वो बायस्ड हो गया। बायस्ड हो गया मतलब फिर आपको क्या देगा, वो जो आपको रिजल्ट देगा ना वो एक जैसा देगा। तो उसमें अपन वो इक्वली लाइकली नहीं कहेंगे, आर नॉट इक्वली लाइकली टू हैपन, क्योंकि उस केस में जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली होने की संभावना बची नहीं। जैसे कि वो कॉइन था शोले वाला, तो शोले वाले कॉइन में दोनों तरफ हेड ही है, समझ रहे हो। या मानो मैंने कॉइन को ऐसा बनाया कि जिधर हेड है उधर से मोटा कर दिया, है ना, अब वो बायस्ड हो गया ना। क्योंकि नॉर्मल कॉइन होता तो हर तरफ से बराबर मटेरियल रहता, जैसे ही उचकाते कुछ भी आ सकता था। पर जब मैं उसको बायस्ड कर दूंगा, मैं कुछ मटेरियल ऐड करके कि यार इसमें एक ही आए, हाँ या तो हेड आए हमेशा या टेल आए, इस तरीके से कभी मैंने डिजाइन कर दिया, तो फिर वो इक्वली लाइकली नहीं रहेगा। चमका है ना चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ इवेंट, ये मैंने आपको बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट होता है नंबर ऑफ आउटकम, या बोलो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी इवेंट ई में जितना फेवरेबल आउटकम्स आ गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से फील आएगा। फॉर्मूला बस यही है इस चैप्टर में, और इसी को अप्लाई करना है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इवेंट लिखोगे, सैंपल स्पेस लिखोगे, इवेंट में जितने एलिमेंट होंगे उसको डिवाइड कर दोगे सैंपल स्पेस से, आंसर आ जाएगा। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट होता है कि यार ये तो आएगा ही आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं तो चमक जाएगा कि मानो मैंने एक डाइस को रोल किया, अ डाइस इज रोल्ड, ओके, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी of getting a number less than 7। सोचोगे तो मजा आएगा, सोचो इसमें क्या करोगे। हाँ देखो यार, मजा दिलाने के लिए सोचना पड़ेगा। अब डाइस दिमाग में आ गया, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या लिखा है? गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। यार जितने भी आउटकम आएंगे, वो जो भी नंबर आएगा वो उसकी भाई 7 से तो छोटे ही है। मतलब इस केस में कभी तुमसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछे कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। ये 6 पॉसिबल आउटकम है। कभी इसकी सैंपल स्पेस में बनाऊं, है ना, एसएस मतलब सैंपल स्पेस ही बना रहा हूं। उसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6। एक डाइस रोल किया तो सैंपल स्पेस में ये 6 एलिमेंट होंगे। इवेंट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? अ नंबर लेस देन 7। यार सारे ही नंबर आ जाएंगे लेस देन 7 में, तो 6 अपॉन 6 आ जाएगा 1। तो श्योर इवेंट वो होता है जिसमें, श्योर इवेंट क्या? जिसमें जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। मतलब 100% ये इवेंट होना ही होना है। श्योर है, आप श्योर हो कि ये होना ही होना है। कि मैंने कॉइन टॉस किया शोले वाला, मेरे को पता है हेड ही आना है क्योंकि दोनों तरफ हेड ही है, तो मैं श्योर हूं ना, तो वो इवेंट हो जाता है श्योर इवेंट। भाई ऐसा कॉइन ले लिया जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो उसको कभी टॉस करेंगे तो हेड ही आना है, तो वो मेरा। जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, देखो यार ये जो प्रोबेबिलिटी का चक्कर है ना बच्चा, ये जो प्रोबेबिलिटी का चक्कर है पीई, हाँ ये इसका चक्कर ऐसा है, 0 से लेके 1 तक ही होती है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी सैंपल स्पेस के ही कुछ फेवरेबल आउटकम्स होंगे। यहां अपन ने टोटल आउटकम लिख लिए है ना, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है डिनोमिनेटर में लिख दिए, ऊपर फेवरेबल लिख रहे हैं, तो फेवरेबल ले तो अपन उसमें से रहे ना पॉसिबल में से, तो या तो उसके बराबर हो जाएगा। कभी पॉसिबल आउटकम के बराबर फेवरेबल आउटकम हो गए तो उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू हो जाएगी 1। या जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू 1 हो गई तो उस केस में वो हो जाएगा श्योर इवेंट। कभी क्या होगा कि यहां पे मैंने बोला, यहीं पे इसी क्वेश्चन में मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6। ओके, सेकंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट निकालना है आपको। ओके, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी of getting a number more than 7 या more than 6 भी ले लो। अब तुमको पता है मोर देन 6, तुमने सैंपल स्पेस देखी, भाई एक डाइस को रोल करेंगे, मोर देन 6 कोई आउटकम आ सकता है क्या? इसी क्वेश्चन में डाइस इज रोल्ड, नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6। सैंपल स्पेस में देखेंगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 6 से बड़ा है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 0 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इस केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट विल बी 0 अपॉन 6, दैट विल गिव यू 0। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0। जब प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो उस केस में उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो नामुमकिन है। भाई डाइस को कभी रोल कर रहे हो तो ऐसा नंबर 6 से बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं कभी, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई 0। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 होती है। 0 वाले इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, 1 वाले इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब 100% होगा ही होगा। मुस्कुराते हुए सारी बातों को लिख लो, है ना, तो फिर सवाल में जब जाएंगे तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा। अब इम्पॉसिबल इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 0। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 0, एग्जाम्पल मैंने इधर दे दिया था उसका, है ना। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हो जाए तो उस केस में अपन बोलेंगे उस इवेंट को श्योर इवेंट। ये कंडीशन हो गई आपकी श्योर इवेंट की, है ना। नोट्स भी आपके अच्छे से बन जाए। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अब इसको समझो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझो, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखो यार, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो तुमने बोला कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बी 1/2। अब मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ हेड, नॉट लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम सोचोगे टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी भी इवेंट के ऑकर होने की? भाई कभी सच में सारे आउटकम को ले लिया जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है श्योर इवेंट की? 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। भाई ये इवेंट होगा तो कुछ प्रोबेबिलिटी हो गई, मानो वो x, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट विल बी x। अब कोई तुमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, कि यार वो इवेंट हो ही ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ e डैश, e डैश बोलो या प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार, तो वो लिखेंगे अपन 1 - x। अब ये कैसे आया समझना इसको। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ई डैश जो है ना, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ई का उल्टा। जैसे यहां पे मैंने बोला, इस वाले में मैंने बोला कि अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। अब यहां पे मैं बोल देता फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ओके ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 7। नॉट लेस देन 7, यहां पे नॉट लगा दिया, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री।
तो यार इस केस में 1 आई ना प्रोबेबिलिटी, नॉट लेस देन 7 मतलब मोर देन 7, मोर देन 7 में प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, तो 1 - 1 विल बी 0। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या, लेट ई बी एन इवेंट एंड नॉट ई बी एन इवेंट विच ऑकर ओनली व्हेन ई डज नॉट ऑकर। नॉट ई का मतलब क्या, कि जब ई ना हो तो ऑकर हो, तो वी डिनोट नॉट ई बाय ई डैश, और ई पे बार, इसको बोलते कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट ई। द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये नोट कर लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके, ई बार, दैट विल बी इक्वल टू 1। फील तो आ ही गया होगा कि ये कैसे आया। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा उसका सम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। उसी से ये बना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई विल बी इक्वल टू 1 - x। ठीक, कभी मैं पी को x मान रहा हूं तो पी ई बार अपना 1 - x आएगा, है ना। चलो अब कुछ प्यारे प्यारे सवाल करते हैं फटाफट। अपनी नोटबुक ओपन कर लो, क्वेश्चनों को नोट करते चलो, सॉल्यूशन अपने आप से बनाओ, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। क्या कह रहा है, 2 कॉइन को मैंने टॉस करा साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को टॉस करा साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। एटलीस्ट मतलब कम से कम। सैंपल स्पेस बनाओ, 2 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस, ये मेरा मेन टारगेट होना चाहिए। तो 2 कॉइन को जब करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक। ये अपन ने लिख दिया सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, अपना जो इवेंट है ई, उसमें कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो हेड हेड वाला आएगा क्या, नहीं आएगा केस। हेड हेड में एक भी टेल नहीं है तो एक ही आएगा एच टी, फिर टी एच और फिर टी टी, ठीक। तुमको पता है प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट की। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, टोटल आउटकम कितने हैं, 4, 3/4 दैट इज 0.75। डेसिमल में लिखना है तो लिख देना, नहीं तो 3/4 पे भी छोड़ोगे तो आंसर बिल्कुल सही है। एटलीस्ट 1 टेल, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए। यार इसमें तो एक भी टेल नहीं आ रहा है, दोनों कॉइन पे हेड हेड आ गया, तो ये वाले को नहीं लेंगे, बाकी तीनों में एक टेल है, एटलीस्ट 1 टेल। इसमें दोनों टेल है, दोनों टेल तो ले लेंगे एटलीस्ट 1 टेल में। तो आई बात समझ में। अच्छा यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, है ना। एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। उस केस में कौन कौन से केस लोगे, ये वाला केस लोगे कि नहीं लोगे बताओ मेरे को। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम आएगी, पर एटमोस्ट 1 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल, मतलब 2 टेल नहीं लोगे, ये वाला नहीं लोगे, ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, ये वाला लोगे। तो इवेंट जो बनेगा उसमें क्या क्या बनेगा, एच एच, एच टी, टी एच, 3/4 ही बनेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक। अच्छा यहां पे मैंने करा एटमोस्ट 2 टेल, मानो एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए। इसमें एक भी टेल नहीं है, इसको ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। बात समझ पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान से समझो, एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 टेल होने चाहिए। इसमें कितने टेल है, एक भी टेल नहीं है। इसमें कितने टेल है, एक टेल है। इसमें कितने टेल है, एक टेल है। इसमें कितने, 2 टेल। एटमोस्ट 2 में ये सब ले लोगे तुम, ये सब ले लोगे। यहीं पे एटलीस्ट 2 टेल होता कि कम से कम 2 टेल होने चाहिए, तो केवल ये वाला केस आता, ये तो नहीं आते। एटमोस्ट 2 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 ही इवेंट में आ जाएंगे, तो 4/4 1 आ जाएगा।
तो एटमोस्ट टू टेल मतलब ये समझो, इसका मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, हिंदी में बोल लो इसको, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल मतलब दोनों हेड है तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब दो टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और जब मैं बोलता हूं एटलीस्ट तो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही होना है। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। तो एटमोस्ट टू टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। जो सवाल था वो तो अपने को चमक ही गया था, 3/4। बाकी मैंने बहुत सारी बातें आपको इस सवाल में बताई जो आपको आनी चाहिए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल मुस्कुराते हुए वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना। क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल्स है ना, एंड सम ब्लू बॉल्स। तो सम ब्लू बॉल्स को मैंने x मान लिया कि x ब्लू बॉल्स है, ठीक। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, अब कभी मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल विल बी व्हाट? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। भाई फेवरेबल इवेंट क्या है कि ब्लू बॉल ड्रॉ हो, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, है ना। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपन ने x मानी अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो गई बच्चा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स देखो कितनी है? 5 अपॉन x प्लस 5। अब इन्होंने कुछ डेटा दे दिया, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, मतलब इन्होंने दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है ना। इस तरीके से p के आगे ब्लू बॉल लगा दिया। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? x अपॉन x प्लस 5, 5 अपॉन x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 15। मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। मुस्कुरा दो भाई अब तो यार, हाँ इतना सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं करना था, केवल ये लगाया मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल क्या है? ब्लू बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे तो कितनी ब्लू बॉल है? x है, x अपॉन x प्लस 5। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे तो 5 रेड बॉल है अपॉन टोटल बॉल्स। एक अपने को दिया हुआ था उससे अपन ने ये निकाल लिया, बड़े आगे। चलो अब थोड़ा पत्ते जो आप लोगों को सिखाए हैं, है ना, कि भैया जो डेक होता है 52 कार्ड्स का उसको थोड़ा देख लेते हैं। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is a card of spade or an ace. और जब भी लिखा हो, और जब भी लिखा हो, और जब भी लिखा हो मतलब एडिशन करना है, और जब भी लिखा हो मतलब एडिशन करना है। स्पेड, तुमको क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि तुमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड तुम ड्रॉ करो वो स्पेड हो मतलब कालापान हो, है ना। स्पेड को हिंदी में कालापान बोलते हैं क्योंकि स्पेड काले रंग का होता है और पान के शेप का होता है वो, तो कालापान हो, है ना। और एन एस, एस क्या? मैंने तुमको बोला था एस 4 होंगे, एक स्पेड का एस होगा, एक डायमंड का एस होगा, एक हार्ट का एस होगा और एक क्लब का एस होगा, तो 4 एस हो गए। 4 एस में से एक एस तो स्पेड का ही है, टोटल स्पेड कितने? 13 प्लस, अब 4 एस में ये 13 स्पेड में एक एस आ चुका है तो 3 ही बचे, तो ये 16 आ जाएगा।
किस किस को ये बात समझ में आई? अरे स्पेड के पत्ते हैं 13, एस होते हैं 4, पर एक तो स्पेड में इंक्लूड हो गया ना, तो बचे कितने? 3। तो 13 + 3 16। 16 अपने फेवरेबल आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई पहले वाले क्वेश्चन की? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, ऐसे लिख देता हूं। कितना? 16/52। इसको करोगे तो 4/13 फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ई, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, अ ब्लैक किंग, ब्लैक कलर के किंग। तो देखो यार, ब्लैक कलर दो के होते हैं, क्लब के और स्पेड के, क्लब के और स्पेड के, है ना। अब ब्लैक किंग बोला है तो दोनों में एक किंग स्पेड का होगा, एक किंग क्लब का होगा, तो दो पत्ते हैं, दो किंग है। टोटल कितने हैं? 52 कार्ड्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/52, दैट इज 1/26। 1 किंग स्पेड का प्लस एक किंग क्लब का, ये दो ही ब्लैक किंग होंगे, बाकी दो रेड किंग होते हैं। टोटल किंग कितने होते हैं? टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, तो दो ब्लैक होते हैं, दो रेड होते हैं। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, भाई तुम पत्ते निकालो तो नाइदर अ जैक मतलब जैक भी नहीं आए और किंग भी नहीं आए। तो पहले बताओ जैक और किंग कितने होते हैं? जैक 8 होते हैं, जैक 4 होते हैं भाई, 4 जैक 4 किंग। 4 जैक कौन कौन से? चारों सूट के 4 और 4 किंग, तो टोटल 8 हो गए। इन 8 को छोड़ के बाकी कुछ भी निकले तो 52 - 8/52 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चमक पा रहा है कि नहीं? 44/52 या 11/13। आइदर अ किंग और अ क्वीन, आइदर अ किंग, या तो किंग निकल जाए या क्वीन निकल जाए। तो किंग होते हैं 4, क्वीन भी होती है 4, मतलब 8/52, तो ये आ जाएगा 2/13। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी। कभी कार्ड समझ में आ गए तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और कभी कार्ड समझ में नहीं आए तो प्रोबेबिलिटी निकालने में फंस जाओगे। केवल काउंट ही तो करना है। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, चारों सूट के। क्वीन कितनी होती है? 4 होती है। आइदर और लिखा है तो एडिशन होगा। नाइदर और नॉर लिखा है तो देखो यहाँ पे नाइदर अ जैक नॉर अ क्वीन, मतलब तुम पत्ते उठाओ तो किंग और जैक नहीं आना चाहिए, बाकी कोई सा भी पत्ता है चलेगा। तो उन 8 को मैंने माइनस कर दिया, मतलब किंग और जैक को हटाकर कितने पत्ते हैं बाकी? 44/52। तो फेवरेबल आउटकम 44 हो गया, 52। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 4/13, सेकंड का आंसर हो गया 1/26, थर्ड का आंसर हो गया 11/13 और फोर्थ का आंसर हो गया 2/13। आई होप ये वाली बातें सबको समझ में आई होगी। ये 13 स्पेड है ना, इसमें एक एस इंक्लूडेड है, इसी में एक एस तो आ ही गया। टोटल 4 एस होते हैं तो 3 एस बाकी रंग के, टोटल 16 हो गया, है ना। टोटल 4 एस होते हैं। ठीक, सब बातें आ गई समझ में। अगले सवाल की ओर बढ़े। चलो, रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक, रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक। तो रेड क्वींस कितनी होगी पहले तो ये बताओ भाई। रेड कलर की क्वीन 2 होगी, एक हार्ट की और एक डायमंड की। ब्लैक जैक एक स्पेड का और एक क्लब का। तो 2 क्वीन और 2 जैक निकाल लिए 52 कार्ड्स में से, है ना। मतलब 2 क्वीन, 2 रेड क्वींस, ओके, एंड 2 ब्लैक जैक्स 52 कार्ड्स में से निकाल लिए। तो टोटल कार्ड कितने बचेंगे? 52 - 4 48, ये टोटल कार्ड बचे। अब टोटल कार्ड कितने बचे? 48। अब क्या बोल रहा है? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड आफ्टर रीशफलिंग देम, है ना, रीशफलिंग देम। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो ड्रॉन कार्ड है वो किंग है। तो जो ड्रॉन कार्ड है वो किंग है।
देखो यार, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में 48 आ जाएगा। किंग कितने होंगे? 4, क्योंकि किंग के साथ तो कोई घपला हुआ नहीं है, क्वीन और जैक ही निकले गए हैं, तो 4 होंगे, तो ये 4/48 हो गया, दैट विल बी 1/12। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ऑफ रेड कलर। अब देखो रेड कलर के कितने पत्ते निकल गए? 2 रेड क्वींस निकल गई। टोटल रेड कलर के पत्ते होते हैं 26, उसमें से 2 तो निकल चुके हैं, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे तो 48 ही आएगा। ऊपर की बात करें तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसमें 2 रेड क्वींस गायब है, 2 रेड क्वींस गायब है, तो 2 पत्ते कम हो जाएंगे। और मैंने तुमको सिखाया है कि 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं, तो 26 में से 2 चले जाएंगे तो 24 बचेंगे, ये 1/2 ही आ जाएगा। फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? देखो 3, हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, 4 सूट है, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। अब 12 में से ये जो 4 निकल गए, 2 रेड क्वींस और 2 ब्लैक जैक, ये भी तो फेस कार्ड ही थे, तो 12 में से देखो अपॉन में 48 आएगा, ऊपर की बात करें तो 12 फेस कार्ड होते हैं, उसमें से 4 निकल चुके हैं, तो बचा 8, तो 8/48 विल बी 1/6। अब क्वीन, क्वीन 4 होती है, 2 निकल चुकी है, तो 2 ही क्वीन बचेगी, है ना, ब्लैक क्वीन सी बचेगी, एक स्पेड की और एक क्लब की, 2/48, दैट विल बी 1/24। सारे आंसर सबके सेम आए, सबने मचाया, तो मुस्कुराते हुए अगले सवाल की ओर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? रिमूव कर दिए ये कार्ड, अपन ने 52 कार्ड थे, अपन ने एक एक्टिविटी करके इनको 4 पत्तों को निकाल लिया, 2 क्वीन को और 2 जैक को, उसके बाद अपन खेलने लगे। ठीक, A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at a random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. देखो नंबरिंग क्या है? 1 से 90 है ना, नंबरिंग क्या है? 1 से 90 है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अ 2-digit नंबर आए, अ 2-digit नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2-digit नंबर, है ना। तो पहले बताओ इसमें कितने 2-digit नंबर है? टोटल सैंपल स्पेस कितनी बनी? टोटल सैंपल स्पेस में 90 एलिमेंट्स है। फेवरेबल कितने होंगे? जितने 2-digit नंबर होंगे। तो 1 से लेके 90 तक में 2-digit नंबर कितने होंगे भाई? 10 से लेके ले लो 90 तक, मतलब शुरू के 1 से 9 हटा दो तो वो 81 होंगे, मतलब 9 नंबर को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 9/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2-digit नंबर 81 2-digit नंबर है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, उनको हटा दिया 90 में से, तो 90 - 9, ये 81 कैसे आया? 90 टोटल नंबर से, उसमें से 9 1-digit नंबर है, उनको माइनस कर दिया तो 2-digit नंबर 81 आ जाएगा। 81/90 विल बी 9/10। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब देखो यार 1 से लेके 90 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से? देखो सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। इसके बाद जो आने वाला है दैट इज 81, वो भी 1 से 90 में ही है। फिर 100, अब 100 को नहीं लेंगे क्योंकि अपने को 1 से 90 लेने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आया अपना 9/90, दैट विल बी 1/10 आंसर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर 9 थे अपॉन, मतलब टोटल स्क्वायर नंबर 1 से लेके 90 में 9 थे अपॉन 90। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर डिविजिबल बाय 5 5 से शुरू होंगे, 10 15 20, कहां तक? 90 तक। अब तुम वो मत करने लग जाना कि गिनने लग गए, हाँ पूरे 90 तक गिनना मत। तुमको पता है कि 18 5 होता है 90, तो ये 18 नंबर लिखे हुए हैं, ये 18 नंबर लिखे हुए हैं, ये 18 नंबर लिखे हुए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। लास्ट टर्म 90 है, फर्स्ट टर्म 5 है, n - 1 × 5 85, 17 + 1 18, यहां से n की वैल्यू निकालोगे तो भी 18 आएगा।
ओके तो 18 नंबर से जो कि डिविजिबल है 5 से, तो 18 अपॉन टोटल 90 है, तो ये आ जाएगा 1/5 आंसर थर्ड वाले का। आई होप ये वाली बातें सबको समझ में आई होगी। यार बहुत आसान चैप्टर है ना, बस क्वेश्चन ऑन करते चलो, मजेदार वे में तुमको सब बातें समझ में आ जाएगी। अब देखो एक इंटीजर चूज किया बिटवीन 0 से 100 है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7। एक इंटीजर चूज करना है बिटवीन, देखो बिटवीन लिखा है मतलब इनके बीच में, 0 और 100 को नहीं इंक्लूड करेंगे, 0 और 100 के बीच में से नंबर चूज करने, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7। तो पहला नंबर 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 21, 28 और आखिरी में 98 भी डिविजिबल होता है ना। तो ये टोटल कितने नंबर से, ये 14 7 सा 98, ये 14 एलिमेंट्स लिखे हैं। 14 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 14 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 14 नंबर डिविजिबल है 7 से। टोटल नंबर्स कितने थे, टोटल नंबर्स टोटल नंबर्स देखो 14 नंबर डिविजिबल बाय 7, टोटल नंबर 1 से लेके 99 तक, मतलब 99 नंबर्स। भाई 1 से काउंटिंग होगी ना, 0 और 100 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 से लेके 99 टोटल 99 हो गए। तो 14 अपॉन 99 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबका आया, सोचना था थोड़ा सा, है ना। बस क्वेश्चन खत्म। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। अगेन 2 different dice are rolled together, find the probability of getting the sum of numbers on 2 dice to be 5। समझ गए क्वेश्चन, 2 डाइस को एक साथ मैंने करा, उन पे जो आ रहा है डिजिट उनका सम 5 होना चाहिए। तो जब मैं 2 डाइस को रोल करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या बनती है, अगले पेज पे इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, है ना, तो पहले डाइस पे 1 आ गया, दूसरे डाइस पे भी 1 आ गया, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 3, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 4, 1 5 1 6। इस तरीके से 36 एलिमेंट आएंगे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। भाई पहले डाइस पे 2 नंबर आ गए, बाकी सेकंड डाइस पे इस तरीके से अपन ने बदल दिए नंबर। पहले पे 3 को फिक्स्ड कर दिया, है ना, तो दूसरे पे ये पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, है ना। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, इस तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये अपने 36 पॉसिबल आउटकम्स है जब 2 डाइस को रोल करोगे तो। अब अपने फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या चाहिए अपने को, कि उनका सम, दोनों डाइस पे जो आ रहे डिजिट उनका सम 5 होना चाहिए। तो ऐसे केसेस देख लो जिसपे सम क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो। पहले वाले में देखें तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके आगे जाओगे तो उधर 6 6 6 के ऊपर ही आएंगे डिजिट। तो ये 4 अपने फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 अपॉन 36 1/9। कोई ऑप्शन दिख रहा है कि यस, ऑप्शन बी मार्क करा। बड़े आगे। यार मेरे ख्याल से ये सब आता होगा करना, है ना। अरे यार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया,
A bag contains red balls and some blue balls. 15 आया था इसका आंसर, है ना? तो गाइस, क्या प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। कार्ड वाले में कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और समझ लेना अपना, सारी बातें आज के लेक्चर में समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ कमाल के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। हमेशा अपना बेस्ट दो, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। गिव योर बेस्ट और फिर तो तुम लोग मचा ही दोगे। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।